नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को दी नसीहत की। राहुल गांधी ने कर्नाटक सीएम को लिखे लेटर की। भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर मिली बड़ी पहचान की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बदली रणनीति की। पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय से हुई मुलाकात की। जातिवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किए बड़े दावे की। बात करेंगे बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बनाई नई गाइडलाइन की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में भाजपा जातिवाद करती है, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे, देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। भारत में टेस्ला की एंट्री पक्की। पीएम मोदी ने एलॉन मस्क से फोन पर की बातचीत। बोले, हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पार्टनरशिप को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी और इनोवेशन के क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए कई मुद्दों पर अहम चर्चा की। बातचीत में भारत के तेजी से बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी सेक्टर और एलन मस्क की कंपनियों के बीच बढ़ते सहयोग पर भी खास ध्यान दिया गया। एक्स पर बातचीत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मैंने एलन मस्क से बात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इनमें जो विषय शामिल थे जिन पर हमने इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में मुलाकात के दौरान बात की थी। हमने तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने की बड़ी संभावनाओं पर चर्चा की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह बातचीत उस समय हुई जब टेस्ला भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रवेश करने के मौके ढूंढ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बदली रणनीति, खेल दिया अब तक का सबसे बड़ा दांव। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस ने महिलाओं को साधने की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस 20 अप्रैल से 31 मई तक राज्य के सभी 534 प्रखंडों में जाकर महिलाओं से बातचीत करेगी। इस कार्यक्रम का नाम चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ रखा गया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने बताया कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की तरह जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा, जिसमें 50% महिलाओं को जगह दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि 100 में से 30 महिलाओं को जरूर जगह मिले। उन्होंने बताया कि सदाकत आश्रम में 2 दिवसीय महिलाओं का विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। इसमें प्रशिक्षित 100 महिला कार्यकर्ता 20 अप्रैल को गांव प्रखंडों के लिए रवाना होंगी। इस सभी हर एक प्रखंड में जाकर आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी, मनरेगा मजदूर आदि से बातचीत करेंगी। इसमें महिला समूह की बात सुनी जाएगी। चुनाव आयोग एआई के इस्तेमाल पर बना रहा नई गाइडलाइन, प्रयोग के नियम तरीके होंगे तय। बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेंगी इसकी झलक। चुनाव प्रचार के लिए कंटेंट तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने और बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइंस बना रहा है। इसकी झलक बिहार विधानसभा चुनाव में दिख सकती है। सूत्रों ने बताया कि राजनीतिक दलों, मीडिया और सोशल मीडिया के लिए जनरेटिव एआई संबंधी कंटेंट के बारे में बताना होगा। प्रचार में एआई के इस्तेमाल के नियम और तरीके साफ किए जाएंगे। फेक और डीप फेक प्रचार, वीडियो और ऑडियो के बारे में भी दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। वहीं इसका मकसद है कि एआई कंटेंट का इस्तेमाल करके मतदाताओं को भ्रमित या उनकी पसंद को गलत तरीके से प्रभावित न किया जा सके। साथ ही यह करने की कोशिश की जाएगी कि मतदाताओं की निजता या चुनाव की निष्पक्षता पर आंच न आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक सीएम से की अपील, कहा जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए रोहित वेमुला एक्ट लागू करें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर राज्य सरकार से रोहित वेमुला एक्ट नाम से एक कानून लागू करने की अपील की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा प्रणाली में से किसी को भी जाति आधारित भेदभाव का सामना करना न पड़े। कर्नाटक के सीएम को लिखे अपने पत्र में गांधी ने BR अम्बेडकर के जीवन काल में हुए भेदभाव को उजागर किया। गांधी ने कहा, यह शर्म की बात है कि आज भी दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों के लाखों छात्रों को हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह के कुछ क्रूर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। राहुल ने कहा, रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे प्रतिभाशाली युवाओं की हत्या बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसे सख्ती से खत्म करने का समय आ गया है। मैं कर्नाटक सरकार से रोहित वेमुला अधिनियम लागू करने का आग्रह करता हूं, ताकि भारत के किसी भी बच्चे को यह ना सहना पड़े जो BR अम्बेडकर, रोहित वेमुला और लाखों अन्य लोगों को यह सब सहना पड़ा है। जेपीसी अध्यक्ष बोले, वक्फ विधेयक असंवैधानिक हुई तो इस्तीफा दूंगा। 5 याचिकाओं पर 5 मई को सुनवाई, नियुक्तियां रोकी, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब। वक्फ विधेयक के असंवैधानिक होने के सवाल पर बीजेपी नेता और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा था कि अगर समिति की रिपोर्ट कानूनी रूप से गलत पाई जाती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने विपक्ष के धार्मिक भेदभाव फैलाने के दावों और वक्फ संपत्तियों और बोर्ड की सदस्यता के बारे में चिंताओं को नकारते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक निकाय नहीं है, बल्कि एक कार्यकारी निकाय है, एक वैधानिक निकाय है जो सिर्फ संपत्तियों की देखभाल करता है। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले में सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी, जबकि बाकी करीब 65 याचिकाओं को हस्तक्षेप या पक्षकार याचिकाओं के रूप में जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह फैसला अदालत में ज्यादा भीड़ और कार्रवाई के दौरान होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। कोर्ट ने यह भी बताया कि जिन 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी उन्हें खुद याचिकाकर्ताओं ने आपसी सहमति से नामित किया है, ताकि सभी की बात सामने रखी जा सके और सुनवाई व्यवस्थित ढंग से हो। इन 5 याचिकाओं में हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी
शामिल है। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। हम मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम रहे, उसी का परिणाम है कि जातिवाद पर अखिलेश का बड़ा दावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने राजनीति में जातिवाद के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेरे सीएम आवास से जाने के बाद उसे गंगा जल से धोया गया। सबसे ज्यादा जातिवादी बीजेपी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अखिलेश और सपा पर जातिवादी राजनीति करने के आरोपों पर यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जातिवादी पार्टी कोई नहीं है। वो जातिवाद लोग हैं, जाति के आधार पर फैसला लेते हैं। बीजेपी और सीएम योगी द्वारा जातिवाद की राजनीति करने के आरोप से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हम जातियां हमने नहीं बनाई, या कोई मनु महाराज आए थे उन्होंने बना दी, और जिसको जो काम करना था उसने काम नहीं किया। अगर जिसका जो काम था वो करता तो हमारा देश अशिक्षित नहीं होता, गुलाम नहीं होता। हम मुगलों से भी गुलाम रहे और अंग्रेजों से भी गुलाम रहे, तो जिसको जो काम करना था उसने वो काम नहीं किया। उसी का परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा हम अशिक्षित हैं और सबसे ज्यादा हमारा देश गुलाम भी रहा। राष्ट्रपति और राज्यपाल है टिटल्यूअर हेड पर सुप्रीम कोर्ट को पावर। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ के बयान पर बोले सिब्बल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति एक टिटल्यूअर हेड है और गवर्नर का भी पद ऐसा है। अनुच्छेद 142 की शक्ति संविधान से सुप्रीम कोर्ट को दी है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का बयान सुनकर उन्हें दुख भी हुआ और हैरानी भी। उनको किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि निष्पक्ष बात करे। कपिल सिब्बल का यह भी कहना है कि जब सरकार के लोगों को न्यायपालिका की बात पसंद नहीं आती तो वह हमला करते हैं, जब अच्छी लगे तो विपक्ष से कहते हैं कि कोर्ट का फैसला है। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबे समय तक लटकाकर नहीं रख सकते। मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के पास बिल भेजने का फैसला डेडलाइन के अंदर करना होगा। कोर्ट के फैसले की उपराष्ट्रपति ने कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत में ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं रहा जहां जज लॉ मेकर कार्यपालिका या सुपर संसद के रूप में काम करे। उसने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। यूनेस्को ने श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को दी वैश्विक धरोहर की मान्यता। पीएम मोदी ने कही दिल छू लेने वाली बात। भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को ऐतिहासिक मान्यता देते हुए श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैश्विक सम्मान भारत के शाश्वत ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा का जश्न है। ये कलातीत रचनाएं साहित्यिक खजाने से कहीं अधिक है। ये दार्शनिक आधार है जिन्होंने हमारे सोचने, महसूस करने, जीने और अभिव्यक्त करने के तरीकों को बेहतर बनाया है। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल करना हमारे शाश्वत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। गीता और नाट्य शास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। इसके साथ ही अब हमारे देश के 14 अभिलेख इस यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। 5 साल की मेहनत है वक्फ। पीएम मोदी ने बोहरा समाज को बताई कानून लाने की सच्चाई। वक्फ संशोधन कानून 2025 के 2 अहम प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। इस बीच दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस कानून की खूब तारीफ की। बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने संसद के पारित वक्फ संशोधन का स्वागत किया और इस कानून को पारित करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। इस कानून में इस समुदाय की प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के दृष्टिकोण में विश्वास जताया। एक्स पर पोस्ट में पीएम ने लिखा कि दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक हुई। हमने बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। संवाद के दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय के एक सदस्य ने बताया कि वे 1923 से ही वक्फ नियमों से छूट की मांग कर रहे थे। कानून के जरिए अल्पसंख्यकों के भीतर अल्पसंख्यकों का ख्याल रखने के लिए उनकी सराहना की। कुणाल की हत्या पर फूटा आपका गुस्सा, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम रेखा गुप्ता ने कही बड़ी बात। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में 17 वर्षीय एक लड़के की चाकू घोंपकर हत्या के बाद सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी आप के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों दलों ने शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आपकी वरिष्ठ नेता अतिशी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। अतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया, सीलमपुर में 17 वर्षीय एक युवक की हत्या दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति का एक और उदाहरण है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि युवक के परिवार को न्याय मिलेगा। मैंने पुलिस आयुक्त से बात की है, पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने हत्या की निंदा की और कहा कि कानून लागू करने वाले इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और लोगों को आश्वासन दिया कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
धर्म बदलने वाले आदिवासियों से आरक्षण वापस लिया जाए, झारखंड भाजपा नेता चंपई सोरेन ने की मांग। झारखंड भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ी मांग की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन आदिवासियों ने दूसरा धर्म अपना लिया है, इन सभी से आरक्षण को वापस ले लिया जाए। इसके साथ ही चंपई सोरेन ने यह भी मांग की है कि 2 आदिवासी महिलाएं अपने समुदाय से बाहर शादी कर रही हैं और उससे भी आरक्षण की सुविधा वापस ले ली जानी चाहिए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आदिवासी समुदाय से जागने की अपील की है। चंपई सोरेन ने आदिवासियों से कहा कि अगर हम अभी नींद से नहीं जागे तो समुदाय का कोई भी व्यक्ति हमारे जाहिर स्थान, सेना स्थल और देशावली सभी पूजा स्थलों पर प्रार्थना करने के लिए नहीं बचेगा। चंपई सोरेन ने कहा कि अगर दूसरा धर्म अपनाने वालों और दूसरे समुदाय में शादी करने वाले आदिवासियों को लिस्ट से बाहर नहीं किया गया तो आदिवासी समुदाय का अस्तित्व मिट जाएगा। अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर ध्यान दे, बंगाल हिंसा पर बांग्लादेश की टिप्पणी पर विफला भारत, यूनुस सरकार को दिखाया आईना। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश की टिप्पणियां वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न को छिपाने की कोशिश की है। प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश को अनावश्यक टिप्पणियां करने और नैतिकता का प्रदर्शन करने की बजाय अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को बांग्लादेश से जोड़ने के भारत की कोशिशों का विरोध किया। मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने यूएनबी को बताया कि हम मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा में बांग्लादेश को शामिल करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर हमलों की निंदा करते हैं जिनसे जान माल का नुकसान होता है। रूस यूक्रेन को ट्रंप का अल्टीमेटम, कहा कुछ हफ्तों में नहीं हुआ समझौता तो अमेरिका अपनी बात से पीछे हटने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ट्रंप के निर्णय से यह लगने लगा था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। इसे लेकर ट्रंप ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात भी की, लेकिन अब यह लग रहा है कि अमेरिका अपनी बात से पीछे हटने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध को लेकर समझौता नहीं होता है तो वो पीछे हट जाएंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूबियो ने पेरिस में यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, हम रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर की कोशिशों को महीनों तक जारी नहीं रखेंगे। हमें जल्द ही निर्णय लेने की जरूरत है। मैं कुछ दिनों में बात कर रहा हूं, अगले कुछ हफ्तों में यह संभव है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें अन्य प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देना होगा। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा धन्यवाद।